एंड वेलकम बैक टू माय चैनल BKMNS। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एनसीईआरटी 6 की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री की, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम फोर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके 6 के एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर में क्या दिया हुआ है, जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें कब्रें और किताबें। जैसे कि हमारे अतीत में जो कब्रें हैं वो और जो किताबें हैं उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो कब्रें और किताबें हमें अतीत के बारे में क्या बताती है, कि अतीत में लोग कैसे रहा करते थे। वो सब हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन सबको हम कैसे जान सकते हैं? जब हम कब्रें और किताबें इन सबको देखेंगे, पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तभी हम जानेंगे कि अतीत में क्या होता था। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहले किताबों से। तो किस किताब को पढ़ेंगे तो हमें अतीत के बारे में जानेंगे। तो इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से, यानी कि हम ग्रंथ को पहले स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि जो वेद होता है वो 4 टाइप की वेद होती है। कौन कौन सी वेद होती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो भी रचनाएं, बहुत 1000 रचनाएं हैं ऋग्वेद में, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। और सूक्त मतलब अच्छे से बोला गया। तो जो रचना वो किसने रचना किया? वो ऋषियों ने रचना किया। और कितना उस 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर आज कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसकी कैसे स्टडी करते हैं? या तो उसको आप पढ़ेंगे या तो उसको आप लिखेंगे, तभी आपको उस बुक में जो भी है उसको आपको याद हो जाएगा। पर पहले के ज़माने में क्या था, लेखन कला तो था नहीं कि आप कोई भी चीज़ लिख सको। तो उस समय जो ऋषि रहते थे और अपने विद्यार्थियों को जो ऋग्वेद में जो भी रचनाएं थी उसको बताते थे, तो वो किस तरह से बताते थे? या तो उनको वो क्या करते थे, कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। उस रचनाओं को कैसे याद करवाते थे? तो शब्दों और वाक्यों में तोड़कर उसको उन लोगों को याद करवाते थे। क्योंकि पढ़ते थे विद्यार्थी, ना लिखते थे, बस उसको सुनते थे रचनाओं को और उसको याद किया करते थे। ठीक है, जो पहले के ज़माने में जो ऋषि रहा करते थे वो विद्यार्थियों को बस उस रचनाओं को सुनाया करते थे और उसको याद करवाया करते थे। और जो रचनाएं हैं वो किस लैंग्वेज में है? हर एक किताब की लैंग्वेज होती है। तो जो ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत संस्कृत है। तो आज के इस वर्तमान समय में जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो उस संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। आज की संस्कृत बिल्कुल भी उसमें नहीं थी। और ये भी देख लेते हैं जो ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख किया गया है। तो उसमें 3 देवी देवताओं का उल्लेख किया है, जिसमें से फर्स्ट है अग्नि, सेकेंड है इंद्र और थर्ड क्या है? सोम। अग्नि जो आग के देवता, इंद्र जो युद्ध के देवता, और जो सोम है एक पौधा है जिसको हम क्या करते हैं, पौधा जिसको हम लोग पीते हैं, यानी उसको पेय बना के क्या करते हैं, पीते हैं। तो इन तीनों के बारे में ऋग्वेद में दिया हुआ है। और ऋग्वेद में देखिए, जो भी आपको पता है कि ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले की गई थी। तो उस समय तो कोई लेखन कला था नहीं कि हम ऋग्वेद की रचनाओं को लिखेंगे। तो इसलिए आज से 200 वर्ष पहले ऋग्वेद को लिखा गया, यानी कि ऋग्वेद की जब रचना हुई उसके कई सदियों बाद ऋग्वेद की जो भी रचना है उसको हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब जैसे पहला टॉपिक तो आप जान गए क्या है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ये आप जान लीजिए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। तो सेकेंड आपके स्टैटिस की बुक में क्या दिया हुआ है? इतिहास ऋग्वेद। तो इतिहासकार रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो पुरातात्विक होते हैं किसी भी सामान को खोद कर उसे निकालते, उसकी स्टडी करते हैं। इतिहासकार भी थोड़े बहुत वैसे सेम करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी जो भौतिक कोई अवशेष मिले उसको देख कर क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि अतीत में कैसे लोग करते हैं। पर इतिहासकार थोड़ी लिखित स्रोतों को भी देखते हैं, जैसे कोई लिखित उसके संबंधित देखते हैं कोई लिखित चीज़ है कि नहीं, और उसको पढ़ के भी अध्ययन करते हैं कि वो कैसा है या फिर क्या वो करता है। ठीक है, तो जैसे कि एक ऋग्वेद के अध्ययन करने के लिए एक पेज है ऋग्वेद की, कह सकते हैं पांडुलिपि, एक पन्ना है जिसको हम पाया गया है। उसको इस टाइम पन्ने को कहते हैं महाराष्ट्र की पुस्तकालय में रखा गया। ठीक है, तो वो पन्ना भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए पन्ना एक है, आप ये बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हो पर आप इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये किस दूसरी भाषा में, भाषा में? प्राग, इसको कहते हैं प्राग संस्कृत, इसी भाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है,
पर इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो इतिहासकार क्या करते थे इतिहासकार इसको पढ़ने की बहुत इसको कोशिश किया गया, पर इसको पढ़ नहीं पाया गया। पर इसका अनुवाद इंग्लिश में मिलता है, जिसको हम लोग महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो पांडुलिपि, जैसे हमने पिछले इलेक्शन में बताया था, पांडुलिपि जो भुज की पेड़ की छाल पर लिखा जाता है, तो वैसे एक हमें ऋग्वेद का पन्ना मिला है। तो इतिहासकार वैसे भी ऋग्वेद के बारे में जान जाते हैं। इतिहासकार जो है भौतिक अवशेषों यानी कोई अवशेष मिले उससे भी ऋग्वेद के बारे में पता करते हैं, और एक कुछ लिखित स्रोतों के बारे में, जैसे एक लिखित स्रोत एक में जैसे इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ, एक पेज, एक पन्ना पांडुलिपि का, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या जान सकते हैं, इतिहास में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में अध्ययन से ये पता चला कि जो ऋग्वेद में किस किस के बारे में उल्लेख किया गया, नदियों के बारे में बताया गया। तो इसमें सरस्वती नदी है, या फिर उसकी सरस्वती नदी जो सहायक नदी है, कौन, व्यास नदी या सतलुज नदी या अन्य जो भी नदियाँ हैं सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ, उन सब के बारे में डिस्कस इसमें ज़्यादा किया गया, कई बार उसके बारे में उल्लेख किया गया। पर गंगा यमुना की बात करें तो उसमें ऋग्वेद में बस गंगा यमुना की एक बार उल्लेख किया गया, एक बार उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। तो ये किताबी कवरों से हम यही हमें सब कुछ पता चलता है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे और कैसे क्या सब करते थे। तो हमने किताबों के बारे में अध्ययन कर लिया। ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं कि ऋग्वेद में है जो जनता यानी कि बहुत लोगों के समुदाय को क्या कहते हैं, जन कहते थे। ऋग्वेद में ऐसा शब्द पाएगा, और विश्व भी कहते थे। तो आज के ज़माने में बहुत ही जो बहुत समुदाय अगर आपको मिलेगा, बहुत लोग आप लोग को मिलेंगे, तो उसको आप जन कह सकते हैं कि जन है। तो उससे में जन और विश्व दोनों ही जनता के समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो ये एक दो टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो इससे एक ये याद रखना पड़ेगा, जनता के समूह को हम क्या कहते हैं, जन कहते हैं या विश्व कहते हैं। विश्व जो है बाद में उसका अर्थ वैसे से निकाला गया। ठीक है, जैसे कि जो भी अतीत में जो शब्द प्रयोग किए गए थे, जरूरी नहीं है कि वर्तमान में भी वही शब्द हो, वर्तमान में उस शब्द का अलग मतलब हो जाता है। जैसे कि देखिए ऋग्वेद में जो ऋषि ऋग्वेद में जो भी रचना उसकी अगर रचना करते थे तो वो खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास कहते थे। पर आपको तो शायद मालूम हो कि दास उसे कहते हैं, गुलाम को कहते हैं, जो कोई राजा का गुलाम हो या फिर किसी का भी गुलाम हो उसे दास कहते हैं। पर उस टाइम आर्य के विरोधी को क्या कहते थे, दास कहते थे। पर दास का प्रयोग बाद में गुलाम के लिए किया जाने लगा। तो कुछ शब्द कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने की जरूरत है कि ऋग्वेद में दो शब्द मिले हैं, जन और विश्व। ठीक है, ऋग्वेद में ये भी है कि ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी की कही गई है, और ऋग्वेद में जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो प्राकृत संस्कृत है। ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 3 देवी देवताओं का उल्लेख है, किसका, इंद्र, अग्नि और सोम। और ऋग्वेद में 1000 रचनाएं हैं, और उसे 3500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद से बहुत ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इसके आज के कह सकते हैं कि आज के लेक्चर में ऋग्वेद के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। तो वो भी तो एक किताब ही है, ग्रंथ ही है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए और क्या है, अब ये देख लेते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। तो आपको पता है कि जो पहले के पुरोहित रहा करते थे वो यज्ञ करवाया करते थे, और यज्ञ करवा के और राजा से ऐसा मतलब कहा करते थे कि अगर आप ये यज्ञ कर लेते हैं तो आपके पुत्र होंगे, या फिर आपको घोड़े, अगर युद्ध में घोड़े की जरूरत है तो आपको घोड़े मिलेंगे। तो इसलिए ये कह सकते हैं, अब ये भी दिया है मवेशी, घोड़े और रथ। तो घोड़े या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए भी ऋग्वेद में रचनाएं दी गई हैं। जैसे कि एक रचना होता है, मंत्र होता है कि इसको आप अच्छे से पूजा करेंगे, इस मंत्र को लेकर तो जो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वैसे ही मवेशी, घोड़े और रथ में दिया है, यही टॉपिक दिया हुआ है कि इसमें यही समझाया है कि ऋग्वेद में क्या रचनाएं दी गई घोड़े की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो आप ये समझिए घोड़े क्यों जरूरत होती है, क्योंकि युद्ध तो ऋग्वेद में उस समय भी युद्ध हुआ करता था। तो युद्ध में अगर कोई घोड़ा क्या काम करता था, रथ को खींचता था। ठीक है, तो उस समय लोग युद्ध भी किस लिए किया करते थे, या तो लोग ज़मीनों के लिए किया करते। ज़मीन इसलिए, मान लीजिए कोई ऐसा ज़मीन हो जिसको बहुत उपजाऊ हो, जिसमें आप कोई भी चीज़ बो दे तो बहुत ही जल्दी वो फसल दे दे, तो उस ज़मीन के लिए झगड़ा हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था, ऐसा देखा गया है ऋग्वेद में। या फिर पानी के स्रोतों के लिए भी झगड़ा रहता था। और उसके बाद देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये भी मवेशी, घोड़े और रथ में देखिए, इसलिए ये भी देखा गया है कि जो पुरोहित रहा करते थे
वो जो राजा रहा करते थे, जो राजा रहा करते थे, जो पुरोहित राजाओं को किस लिए यज्ञ करवाते थे? जैसे कि यज्ञ में उन लोग ये भी काम करवाते थे, कोई जानवर की आहुति दिलवाते थे। जैसे अनाज की तो आहुति दिलवाते ही थे, पर किसी किसी जानवर की भी आहुति दिलवाते थे कि इस जानवर की आप आहुति देंगे तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति हुई। मैंने एक चीज़ मिस कर दिया पीछे कि जो उस समय के राजा रहा, उस समय जो उसमें जो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द मैंने मिस नहीं किया, मैंने आगे लिखा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे कि सबकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे नाम के पीछे टाइटल लगे होते हैं जिससे उसको उसके वर्गीकरण या उसके स्थान, उसके काम के बारे में से पता चल जाता है, या फिर उसे पता चले तो वो कैसा है, ठीक है, यानी कि उसकी जाति क्या है, ये मेन रूप से कह सकते हैं। तो उस समय वैसे कुछ शब्द ऐसे रहा करते जिससे आप सबसे ही जान जाएंगे कि ये कैसा है। जैसे पुरोहित जिसको आज के जमाने हम ब्राह्मण कह सकते हैं, तो वो ब्राह्मण को क्या कहा करते थे? पुरोहित कहा करते थे। और एक राजा, तो आपके मन में राजा से ख्याल आया कि वैसा राजा जिसको मैंने किस्सों कहानियां में सुना हुआ है कि उसे बहुत ही ज़्यादा बंगले हुआ करते थे, महल रानियां रहा करती थी, वो कर वसूलते थे, प्रजा रहा करती थी। पर बिल्कुल ऋग्वेद में ऐसे राजा नहीं रहा करते थे। बस राजा ऐसे रहा करते थे कि उसमें उन लोग यज्ञ करवाया करते थे। ना ही उनके पास कोई बड़ी सी महल थी, ना ही उनके पास रानी थी, ना ही वो कर वसूलते थे। तो दो चीज आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है शब्द बताने वाले क्या क्या है, जो उनकी विशेषता बताए, एक पुरोहित, एक राजा। पर ये राजा जो आपने किस्सों कहानियों में सुने उस राजा से थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए अब हम चलेंगे अगला, महापसारों की कहानी। तो ये ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ये ऋग्वेद की रचना किसमें हो रही थी? उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा, ठीक है, इस साइड। अगर ये इसको मान लें मैप है तो इस साइड उत्तर पश्चिम पड़ेगा। तो उस समय उत्तर पूर्व में, या फिर आप कह सकते दक्षिणी भारत में, या फिर कहते कश्मीर में, उस समय महापसारों की एक प्रथा चली थी। महापसारों की प्रथा क्या है कि अगर किसी की डेथ होती थी तो उसको एक संदूक में क्या करते थे, उसको बंद करके उसको दफनाया जाता था। उस संदूक में एक छेद किया जाता था, कह सकते कि होल किया जाता था। उस होल का नाम क्या था? पोर्ट होल। मैं अभी आपको बताऊंगी उस होल का क्या काम था और उस होल को क्यों किया जाता था, ठीक है। पोर्ट होल एक बनाया जाता था, और वहाँ पे जैसे कोई कब्र है, किसी कब्र को दफनाना है, तो देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है कि एक देखिए संदूक टाइप का, देख लीजिए, एक संदूक टाइप का है, देख लीजिए। ये संदूक है, इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों छोटे छोटे कह सकते हैं कि पत्थर है, फिर इसके साइड बड़े बड़े पत्थर है। ऐसे ही बनाया जाता था क्या? ऐसे बनाया जाता था महापसार। किसी की भी डेथ होती थी तो ऐसा ही बनाया जाता था, उसमें ही कब्र में लोगों को डाला जाता था, ठीक है। तो एक पोर्ट होल बनाया जाता था। जरूरी नहीं है कि इतने ही पत्थर होते, कुछ पत्थर कभी कभी एक भी रहा करते थे, पर उस पत्थरों से आप जान जाते थे कि यहाँ पे क्या है? कब्र है। अब ये जान जाते कि उसमें पोर्ट होल क्यों बनाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का कब्र है, इसलिए क्या करते हैं? उसको महापसार कहते हैं। तो हमने अभी किताबों के बारे में अध्ययन किया, अब हम चलते हैं कब्रों के बारे में, उसी में महापसार को देखते हैं। तो महापसार एक स्पेशल टाइप का कब्र था। क्या था? उसमें पोर्ट होल था। पोर्ट होल ये कि अगर बाई चांस जैसे कि किसी की डेथ हुई, किसी को वैसा ही मान लीजिए कि एक कब्र बना के उसके चारों छोटे ईंटें रख के, फिर उसके चारों बड़े बड़े ईंटें रख के उसको कब्र में दफना दिया था। बट बाई चांस फिर उसी परिवार में किसी की डेथ होती थी तो क्या किया जाता था? उसी संदूक में उसको डाल दिया जाता। तो अब तो पूरा उसको खोद के निकाल के तो डालेंगे नहीं, इसलिए एक पोर्ट होल बनाया था। उस पोर्ट होल के जरिए ही हम उस डेड बॉडी को क्या करते थे? अंदर संदूक के अंदर डाल दिया करते थे। जैसे कि आप फिगर देख लीजिए, जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। इसमें ये जो चीज़ है, अगर आपके पास बुक होगी तो दिख जाएगी। ये जो यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये क्या है? पोर्ट होल है। इसी के माध्यम से हम लोग अंदर डेड बॉडी को डाल दिया करते थे। एक ऐसे पता चला कि महापसार में जो कब्र है, महापसार की जो कब्र थी उसमें 2-3 कंकाल देखे गए हैं, 2-3 हड्डी कंकाल देखे। तो इसलिए हम जान जाते हैं कि पोर्ट होल इसलिए बनाया जाता होगा कि अगर उसी परिवार की डेथ होती है तो उसी में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इससे एक विशेष टाइप का महापसारों की कहानी हो गई। और हम अगले अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए
देखते हैं हम अगला क्या है, लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। यानी कि ऋग्वेद के समय में देखा गया है कि जो लोगों में बहुत ही असमानताएं मिली है सामाजिक स्तर पे। जैसे कि हमने कई ऐसे कब्रें देखी हैं जिसमें जैसे कब्रों के साथ कई मन के सोने के, जैसे एक ऐसा कब्र दिखा कि 33 सोने के मनके हैं उसके पास, और काली और लाल बर्तन ऐसे रखी गई हुई कब्र के पास। इसलिए कब्र के साथ ऐसा रखा जाता था क्योंकि लोग पिछले ज़माने में लोगों को माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन है। तो उस टाइम ये लोगों का इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए उनके मृत्यु के समय उनसे जो भी रिलेटेड सामान रहा करते थे उनके साथ रख दिया करते थे लोग। जैसे एक लोगों में देखा गया कि 33 सोने के मनके हैं और लाल और काली बर्तन रखी गई। पर एक ऐसा है वहीं पे एक ऐसे कब्र को देखा गया जिसमें सिर्फ लाल और काली बर्तन है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं दोनों में कितनी भिन्नता है। यानी हम समझ सकते हैं कि जो वो वाला कब्र होगा, फर्स्ट वाला कब्र, वो क्या हो, कोई सरदार का कब्र हो सकता है या फिर किसी अमीर व्यक्ति का कब्र हो सकता है। और जो सेकेंड वाला कब्र है वो हो सकता है किसी मजदूर या फिर किसी अनुयायी का कब्र हो सकता है। तो उस समय में इसी से हम जब कब्रों को देखते हैं तो इस समय कब्रों से यही पता चलता है कि उस समय भी सामाजिक असमानताएं थी उस टाइम के लोगों में। ठीक है, तो ये एक सामाजिक असमानताएं हैं मिली। देखिए इनाम गांव के बारे में विशेष रूप से एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनाम गांव के एक विशेष व्यक्ति का कब्र कैसा है, वो ऐसा कब्र है कि वो 5 रूम जो है उसके बीच में जो मकान है उसमें वो कब्र है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है हो सकता है कि वो किसी अमीर व्यक्ति का कब्र हो, क्योंकि 5 मकानों के बीच में जो आंगन है वहाँ पे उसको दफनाया गया है। तो हो सकता है वो किसी सरदार का कब्र हो सकता है। और देखा गया कुछ जो पैर है उससे क्या हुआ, मुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि इनाम गांव में थोड़ा जान लेते हैं कि इनाम गांव में है 3600 से 2700 वर्ष पहले की सब बात है इनाम गांव की। तो उसमें जो लोग रहा करते थे वो चावल गेहूँ फिर मटर दाल ये सब कुछ उन लोग उगाया करते थे। और वहाँ पे कुछ मछलियों की हड्डी मिली, तो हम जान सकते हैं कि वो मछली खाया करते होंगे। यहाँ भैंस बकरी कुत्ता हर एक चीज़ जानवर मिला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो उन लोग का भी उसकी उसका वो करते होंगे या फिर पालते होंगे या फिर उसको भी खाते होंगे। ऐसा इनाम गांव में देखा गया। ठीक है, और देखिए जैसे आप किसी भी कंकाल को हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि कोई और छोटा कंकाल है तो आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे छोटे बच्चे का कंकाल है। पर अगर कोई वही हम ये कैसे डिफरेंस करेंगे, ये स्त्री का है कि पुरुष का है कि ये किसी गर्ल का है कि बॉय का है। तो उसके हम आकार से पता कर लेते हैं, उनके आकारों से पता कर लेते हैं कि ये स्त्री का है कि ये पुरुष का है। जैसे एक बुक में आपको ये भी दिया हुआ कि एक चरक नाम के वैद्य रहा करते थे 2000 वर्ष पहले पूर्व। उन्होंने एक चरक संहिता नामक एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं वो 306 हड्डियां हैं। ठीक है, बट वो उन्होंने पर आज की टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में, तो वो कहते हैं कि 206 हड्डियां हैं। तो ऐसा माना गया है कि जो चरक नाम के जो वैद्य रहा करते थे वो हो सकता है कि अपने दांतों की या फिर अपने कार्टिलेज की जो भी हड्डियां हैं उन सबको गिन के उन्होंने बताया हुआ। ठीक है, एक चीज हम और जान लेते हैं क्या संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिए संस्कृत ऋग्वेद में संस्कृत ही है, ऋग में जो भी रचना है वो संस्कृत ही है, संस्कृत उनमें लैंग्वेज है ऋग्वेद में। तो संस्कृत और अन्य भाषा एक ये अच्छे से मेन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो संस्कृत देखिए संस्कृत से अन्य भाषाओं का उद्भव हुआ है, संस्कृत से ही हमें अन्य भाषाएं निकली। संस्कृत एक भारूपीय भाषा है। भारूपीय क्या है, भारत और यूरोप दोनों की भाषाएं हैं। जैसे भारत में बोली जाती है भाषा कौन सी, असम गुजराती कश्मीरी सिंध हिंदी ये सब भाषाएं बोली जाती है। और जो यूरोप में अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनानी इटाली ये सब भाषा बोला जाती है। ये दोनों भाषा थोड़ा सा एक दूसरे में मिलता हुआ भाषा है, इसलिए हम इसे एक परिवार का भाषा भारूपीय भाषा कहते हैं। क्यों एक मिलता हुआ भाषा है, क्योंकि इसमें एक देखा गया भाषा, जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें, ये पहले संस्कृत की बात करें, संस्कृत में माँ को क्या कहते हैं, मातृ। ठीक है, संस्कृत में, ठीक है संस्कृत में। वही हम देखते हैं हिंदी में क्या कहा जाता है, माँ। ठीक है, और वही हम अंग्रेजी में इसको क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं मदर। तो ऐसा देखा है तीनों में क्या हो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तीनों में क्या है, एक जैसा समान क्या है, पहला अक्षर
मौ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सब ये क्या कहते हैं, यूरोप की जो भी भाषा है और भारत की जो भी भाषा है वो दोनों एक ही हैसियत से एक परिवार की भाषा भारतीय भाषा करते हैं। पर हमारे उपमहाद्वीप में हर एक प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है और इस परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं, क्या भारतीय भाषाएं बोली जाती है। और एक तेलुगु मलयालम, ये सब ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तेलुगु मलयालम और वो सब जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं उसको भी हमारे उपमहाद्वीप में बोली जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट में दिया है अनियंत्र, इसको हम जान लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें लेखन कला, जब ऋग्वेद की रचना उसमें लेखन कला नहीं था, यानी हम लिख नहीं सकते थे। जो भी रचनाएं ऋग्वेद की लिखी गई आज से 200 वर्ष पहले लिखी गई है। पर चीन में देखे तो 3000 वर्ष पहले एक ऐसा ऐसे में हड्डी मिली है, ऐसा एक हड्डी देखा गया। एक हड्डी नहीं हम कह सकते, ऐसी हड्डी देखे जिसपे लिखा हुआ रहता था कुछ। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले जमाने के राजा होते होंगे वो पुरोहित या फिर अपने ब्राह्मण को उस हड्डी पे कुछ लिखवाते होंगे। जैसे कि कोई पुरोहित है तो ऐसे किसी राजा को अगर जानना है कि क्या हम युद्ध जीतेंगे, फिर यहाँ हमारी फसलें अच्छी होंगी, हमें पुत्र मिलेंगे, तो उन सब के लिए वो हड्डी पे कुछ लिखवाते थे पुरोहित। और उसको फिर क्या करते थे, उसकी चटक को देखकर, मान लीजिए उसको आग में डालते हो तो उसमें कुछ चटक पड़ती होगी, तो उसकी चटक को देखकर जो भविष्यवाणी करते थे जो राजा है वो जो पुरोहित थे वो भविष्यवाणी करते थे और बताते थे राजा को कि हाँ आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो इससे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये भी हो भी सकता है कि जरूरी नहीं है कि भविष्यवाणी सही ही हो, ठीक है। तो यही सब दिया हुआ हमारे पूरे एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर में। चलिए अब हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चल जाए। बाय बाय।